स्पिरिचुअलिटी ने इनकी लाइफ को कैसे चेंज किया? मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ गई। मेरे लाइफ के एस्पिरेशन, गोल्स, ड्रीम्स सब बहुत ही ज़्यादा बदल गए। आपका फेथ हाई था या नहीं? जैसे पहले 2 स्पिरिट गाइड्स मुझे जो मिले वो कृष्णा और माँ काली थे, जिन्होंने मेरे लाइफ को ही बहुत ही मतलब 360 डिग्री तो नहीं बल्कि 180 डिग्री तो उन्होंने टर्न कर ही दिया। तो ये जो आपको स्पिरिट गाइड्स मिले, ये वो 2 दिन की वर्कशॉप में आप उनसे बात कर पाए? नहीं, इसके लिए मेरे को काफ़ी जो है थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ी। आपका क्या मेडिटेशन का क्या पहले एक्सपीरियंस था? क्या आप बहुत मेडिटेशन करते थे? हमने मेडिटेशन की थी ऑटोमेटिक राइटिंग में, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। कोई भी इंसान ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और क्यों करनी चाहिए लोगों को? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तभी तो आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में पता लगेगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम चले जाएंगे किसी के पास, कोई रेमेडी लेके आ जाएंगे। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि उनको क्यों करनी चाहिए ये एक्सपीरियंस वर्कशॉप? ज़िंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं है। अगर अभी तक लाइफ अच्छे से चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि चले। और जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, आपने हाँ। खुद से अपनी चीजें देखी, Yes, उसमें yes. क्या डिफरेंस था? उस एनर्जी को मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाता था। What do you want to tell those people who get overwhelmed? मेंटेन क्लियर बाउंड्रीज। तो क्या लगता है आपको ऑटोमेटिक राइटिंग इतनी कॉमन क्यों नहीं है? कोई थर्ड पर्सन आके उनकी ज़िंदगी को शिफ्ट करेगा, बट ऑटोमेटिक राइटिंग ये कहता है आपको कि आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से शिफ्ट करोगे। नमस्कार, जय माँ कामाख्या, जय माँ काली। हम एक नई पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल रियल लाइफ स्टोरीज। बहुत बार कलयुग में हम सबके मन में डाउट आता है। हम सब पूछते हैं कि क्या स्पिरिचुअलिटी सच में काम करती है? क्या ये जो लोग बोले जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब, क्या ये सही में होता है? इज इट रियली ट्रू कि क्या ये हमारे दिमाग का एक भ्रम है? क्या ये चीज़ हमारी किस्मत में पहले से ही थी या हमें इसकी तरफ कुछ ना कुछ एफर्ट डालना है? क्या मंत्र चैंटिंग ही स्पिरिचुअलिटी है? और अगर भगवान हैं तो भगवान हम पे अपनी कृपा क्यों नहीं बरसा रहे? हमें कुछ क्यों करना पड़ रहा है? इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को सच में शिफ्ट किया है। ऐसी चेंजेस लाई हैं कि ना सिर्फ ये खुद बल्कि इनके परिवार, इनकी कम्युनिटीज़ ने भी उससे बेनिफिट किया है। और जी हाँ, ये आपके और मेरे जैसे बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। आइए बात करते हैं हमारे पहले ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम है रवि कांत। रवि कांत एक बहुत ही जानी मानी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं और आइए समझते हैं इनसे कि स्पिरिचुअलिटी ने इनकी लाइफ को कैसे चेंज किया। वेलकम रवि। हाय, नमस्कार मैम। नमस्कार रवि, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। बताइए आपकी क्या एज है, क्या प्रोफेशन है, आपके घर में कौन कौन है और आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? तो मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ और मेरी एज 34 है, अब 34 हो गई है। लेकिन मेरी जर्नी जो है काफ़ी एक जिसको हम अंग्रेज़ी में भी कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ वो स्टार्ट हुई। मेरे लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल ये था जब मेरे लाइफ में जो है चीज़ें जो है बहुत अच्छी चीज़ें नहीं चल रही थी। अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूं और एमबीए हूं और मैंने अपना करियर का शुरुआत एक बहुत ही बड़े कंपनी बिग 4 कंपनी के साथ स्टार्ट किया था 2015 में और सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था। एंड मेरे लाइफ में एम्बिशंस बहुत थे, मुझे ये करना है, मुझे सीईओ बनना है, लीडरशिप पोजीशंस में जाना है। बट देन शुरुआती दौर में जैसे जैसे मेरे करियर में मैंने जैसे भी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट किया, मुझे सब कुछ बहुत ही चीज़ें सुपरफिशियल लगने लग गई। मुझे लगता था कि अब ये नहीं चलेगा या फिर क्या यही ज़िंदगी है, क्या यही लाइफ है जो जिस तरह से चीज़ें चलती है। और तब मैं जो है मैं एक्चुअली जीसस क्राइस्ट पे बहुत बिलीव करता हूँ। ऑल्दो आई एम अ हिंदू बट जीसस क्राइस्ट पे मैं इसलिए भी बिलीव करता था क्योंकि जीसस ही एक ऐसे डीटी थे जिससे मैं अगर कुछ भी प्रार्थना करता था तो वो मुझे मिल जाता था एज कम्पेयर टू हिंदू डीटीज। ऐसे नहीं, आई एम नॉट डिमीनिंग देम बिकॉज आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो मेरे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डाले। लेकिन टिल माय कॉर्पोरेट करियर जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज अ वेरी आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट और वहाँ पे जो है मैं उनसे बहुत प्रार्थना करता था और उनके साथ ऐसा था कि मैं जो भी मांगता था मिल जाता था। कई चीज़ें नहीं मिल पाती थी लेकिन
80-20 रूल का फॉलो करे तो 80% केसेस में मेरी प्रेयर्स फुलफिल हो ही जाती तब थी। आप कितने, क्या उम्र थी आपकी जब आप ये प्रेयर्स करते थे? तब मैं क्लास 6 में था। क्लास 6 से ही मैं पढ़ना मैं एक्चुअली एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा था। और वहाँ पे जो है मतलब क्रिश्चियंस को ये पता होगा देयर समथिंग कॉल्ड संडे स्कूल। तो मैं संडे स्कूल का बहुत बड़ा फॉलोअर था और वहाँ पे मेरे को जीसस क्राइस्ट मिले, क्योंकि तब तक क्लास 6 तक जो है मुझे स्पिरिचुअलिटी पता था, मैं प्रार्थना भी किया करता था, लेकिन उतनी फुलफिल नहीं हो पाती थी। लेकिन जिस चैपल हॉल में मैं प्रेयर किया करता था, वहाँ पे जो है मैं जो भी मांगता था वो मुझे तुरंत मिल जाता था, एंड वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। और तब से मैं जीसस क्राइस्ट को बहुत फॉलो करने लगा। मैं बाइबल को बहुत पढ़ने लग गया। मैं बाइबल में बहुत सारी चीज़ों से अग्री नहीं करता था। उस टाइम पे भी मुझे डाउट था कि क्या जीसस जो इतने प्यारे हैं, इतने दयालु है और इतने फॉरगिविंग है, वो ऐसी बातें बाइबल में लिख सकते हैं। कई सारी बातें पर्सनली मुझे उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन कई सारे ऐसी भी बातें थी जो मुझे लगता है आज तो कोई भी स्पिरिचुअल टीचर बता नहीं पाया है। और इस टाइम पे आपका बैकग्राउंड जो था, घर में प्रेयर्स होती थी, आप लोग दिवाली की प्रेयर्स वगैरह करते थे? हाँ, प्रेयर्स होती थी, माता रानी की पूजा होती थी, लेकिन इतना रेगुलरली नहीं नहीं होती थी। होती थी। हमारे घर में जो प्रेयर होती थी सिर्फ नवरात्रों के टाइम पे प्रेयर हुआ करती थी, और कभी कभी किसी कोई त्योहार में छोटी मोटी हुआ करती थी। अदरवाइज जनरली हम जो है बहुत ही मतलब एक दिया कभी लगा दिया या कभी नहीं भी लगाया। तो हमारे फैमिली बैकग्राउंड में इतना प्रेयर्स और पूजा पाठ का चीज़ तो नहीं गॉड था। का कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में उस समय जो था वो जीसस था। और यस। फिर आप आगे बढ़े और आपने यस। अपनी लाइफ डिस्कवर करी। यस, मैंने अपनी लाइफ डिस्कवर की। मैंने अपनी लाइफ में जो है एजुकेशन हासिल किया। देन आई केम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। इकोनॉमिक्स के बाद जो है मुझे एक जीसस जो है काफ़ी तरह हद तक जो है मुझे एक डायरेक्शन धीरे धीरे मिलता रह गया था कि मुझे कहाँ जाना है। कहीं ना कहीं मेरे को एक हार्ट को पता था कि हाँ, मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही करना था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मुझे ये भी पता था कि आगे जाके जो है मुझे एमबीए ही करना है, वो भी इसी सब्जेक्ट में। तब मेरी एस्पिरेशन ये थी कि मैं कुछ समय तक जो है कॉरपोरेट में जॉब करके जो है एकेडेमिया लाइन में जाना चाहूँगा, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। और मैं हमेशा ये सोचता था कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। एंड ऐसा नहीं था कि मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, फैमिली के अलग इश्यूज थे। आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। माई फादर वॉज एन इलेक्ट्रिशियन इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्लांट में। एंड हमारा लाइफ में जो है हमेशा पैसों की तंगी रहती थी, बट डिस्पाइट दैट मेरे फादर फिर भी बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स लिए टू एजुकेट अस, टू हेल्प अस कि हम आगे बढ़े। और वो चाहते थे कि जो हम अपने लाइफ में नहीं कर पाए, हमारे लाइफ में जो है जैसे पढ़ाई की कमी रही है वो हमारा पढ़ाई में ब्लॉक ना रहे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और बाकियों की तरह मेरी भी एस्पिरेशंस थी, डिमांड्स, मतलब चाहिए था कि हाँ मैं यहाँ पे चीज़ें जो है अचीव करूँ। एक बहुत बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट भी मैं बनना चाहता था, बट धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें ही अजीब सी लगने लग गई थी। तब आपकी क्या एज थी? तब मेरी एज थी अराउंड 25। ठीक है। ओके, तो 25 तक आपने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी? यस, मेरे साथ स्टार्ट, और 25 में ही मैंने अपनी पहली करियर की तो शुरुआत भी की तब थी। आपको लगा होगा कि चलिए अब कोई रास्ता तो हमने पकड़ लिया है। हाँ, कोई रास्ता पकड़ लिया है। मैं तो उस टाइम पे तो ये भी सोचा था कि 2-3 साल करूंगा और उसके बाद जो है मैं फिर जो है यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है या तो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में किसी में पीएचडी भी करूंगा। तो ऐसे बैकग्राउंड के साथ जहाँ पे आपका मेंटल आईक्यू इतना हाई था और इंटेलिजेंस इतनी हाई थी, आपका फेथ हाई था या नहीं? किसी पे भी हो, फेथ पर से आपका हाई था? फेथ मेरा सिर्फ जीसस क्राइस्ट पे था, क्योंकि वो दे देते थे। हाँ, मतलब फेथ इन द सेंस किसी पे भी हो, फेथ आपका हाई था। हाँ। और इंटेलेक्चुअली भी आप काफी होते, और रिसर्च बेस्ड जॉब है आपकी, Yes. तो तब भी आपको शुरू से रिसर्च में ही Yes, इंटरेस्ट हमेशा। रहा होगा। ठीक है, तो आप कैसे, आपकी शुरुआत इस चीज पे हुई? आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से बात की? ये जर्नी आपकी कहाँ से हीलिंग की स्टार्ट हुई? तो मैं जब मैं कुछ सालों में एक बिग 4 कंपनी में काम कर रहा था और मैं हैदराबाद में ही काम कर रहा था, तब मुझे हैदराबाद की एनर्जी से मैं उतना ज़्यादा अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि अब शायद ये शहर मेरे लिए नहीं है, मुझे कहीं और शहर में जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुड़गांव ही वो शहर है जो मुझे ये दे सकता था। मैंने बहुत सारा गुड़गांव के जॉब्स के लिए अप्लाई किया, और फिर जब मैं गुड़गांव यहाँ पे आया
तब मेरे माइंड में जो है, जब मैं यहाँ पे जॉब करना स्टार्ट किया, तब मुझे लगा कि शायद मैं जो एम्बिशंस और जो मेरे ड्रीम्स थे वो इतनी फुलफिलिंग नहीं है जो होनी चाहिए। मुझे सब कुछ बहुत ही बकवास ही लग रहा था। मुझे अपनी फैमिली में भी जो भी चीज़ें लग रही थी वो भी बकवास लग रहे थे, फैमिली भी बकवास लग रही थी, सिचुएशंस जो थे वो भी बकवास लग रहे थे, एवरीथिंग, मतलब एक टोटल डिटैचमेंट और डिस्कनेक्शन हो गया था मुझे अपने लाइफ के साथ। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे करें। फिर तब मैं क्या करता था, तब मैं बहुत सारे टैरो रीडर्स के पास गया, उनसे समझा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे अपनी जॉब्स में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे जॉब में जो है कोई पॉलिटिक्स हो रहा है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। ऑल वेर गुड पीपल एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट मैं कॉर्पोरेट में जहाँ भी काम किया मुझे सारे सपोर्टिंग लोग ही मिले, डेस्टिनी मुझे वैसे ही जगह के दी, लेकिन मुझे मन नहीं लग रहा था। एंड हमारे घर के सिचुएशंस भी ऐसे हो गए थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि आंसर क्या है। बाहर की दुनिया में जब हम देखते थे तो इतना एनार्की, इतना प्रॉब्लम, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, और मुझे लगता था कि ये दुनिया में लोगों को क्या हो गया है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग एक्चुअली। तो आपने कभी सोचा कि आपको कोई डिप्रेशन या कोई मेंटल इलनेस थी उस टाइम नहीं, पे? तब मुझे बिल्कुल डिप्रेशन और मेंटल इलनेस नहीं था। आई वॉज वेरी क्लियर, मतलब मैं बहुत क्लियर था इस चीज़ के लिए कि मुझे चाहिए क्या, और मुझे पता था कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, मेरे फैमिली में भी जो हो रही है वो सही नहीं है। एथिकली मेरा ये था कि जैसे दुनिया चल रही है और जो मेरे वैल्यू सिस्टम है और जो मैंने एथिक्स पढ़ा है, जो धर्म कहता है, वो उससे अलाइन नहीं है। So you were looking for answers. एंड आई वॉज डेफिनेटली, मैं बहुत आंसर्स मैं ढूंढ रहा था, मैं समझना चाह रहा था कि ये जिंदगी क्या है, जिंदगी क्यों ऐसी है, क्यों एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ का बेसिक मॉडल क्या है। तब मैं जीसस क्राइस्ट से भी ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये कैसी जिंदगी है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, ये किस तरह की दुनिया है। तब मुझे कोई आंसर नहीं आता था, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि जिंदगी सिर्फ यही नहीं है कि हम, ठीक है, वी वर बॉर्न, हमें पढ़ाई लिखाई करना है, शादी करना है, एंड दैट इज द मंडेन रूटीन ऑफ लाइफ। सिर्फ यही एक जिंदगी नहीं है। मुझे ये भी समझ में आने लग गया था कि जिंदगी भी एक पिकनिक नहीं है एट द सेम टाइम। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है मैं बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, ये सब से मिला। उस दौरान में मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला जो मेरे सब कुछ तो वो मेरे के बारे में नहीं बता पाया, पर उसने मुझे ये बताया कि तुम जो चीज़ें फेस कर रहे हो, वॉट एवर प्रॉब्लम्स दैट यू आर अंडर गोइंग, दिस विल ऑल शिफ्ट एट द एज ऑफ 28। हाँ, एंड 28 के बाद अभी जो तुम्हारा जो लाइफ में एस्पिरेशन है, ड्रीम्स है, ये सारे क्वेश्चंस है, ये थोड़े और इंटेंस हो जाएंगे आफ्टर 28, एंड यू विल गेट योर आंसर्स। और तुम्हारे लाइफ का पर्सपेक्टिव बहुत, तो वो मुझे बता रहे थे कि आप एक जिंदगी के ट्रांजिशन से दूसरी जिंदगी के में और फिर कदम ऐसा ही रख रहा हुआ? था। और ऐसा ही हुआ व्हेन आई मेट यू इन 2018। तो आई कम बैक टू वन स्टोरी, जहाँ पे ऑब्वियसली मैं टैरो रीडर्स के पास जा रहा था। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मुझे आंसर्स दे पा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं दे पा रहे थे, और मुझे एक बहुत ही डीप और डेप्थ वाला आंसर चाहिए था विच क्रिएट सम काइंड ऑफ अ शिफ्ट इन मी। मुझे ऐसा लग रहा था, बहुत लोग रेमेडीज देते थे मुझे बोला जाता था कि ये कर लो, माँ का ये यंत्र आप अपने पास रख लीजिए और ये कर लो तो इससे आपका पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पर मुझे लगता था कि माँ का यंत्र रखने से कुछ माँ का यंत्र रखने से मेरे को सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि आप लॉजिकल जवाब ढूंढ रहे थे। Yes. You were looking for answers that could give you mental peace as well. Yeah. And then I came across a lady in Delhi, और वो मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगी। वो बहुत ही, वो दैट शी वॉज अ लेडी जो वो ऐसा बातें कर रही थी जो कोई दुनिया का टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बात कर रहा था। उसका बातें में बहुत डेप्थ थी, उसके रिचुअल्स भी बहुत मुझे सही लगे, और बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल टाइप के रिचुअल्स लगे हुए थे, एंड और लोगों के लाइफ में शिफ्ट हो रही थी। तो शुरुआती दौर में मैं क्या कर रहा था, मैं बस उसके पेज को फॉलो कर रहा था, और मैं वो जो भी रेमेडीज अपने फेसबुक, तब इतना इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं चलता था, ये कम से कम 2016-17 की बात है। उस टाइम पे सिर्फ फेसबुक ही ज्यादा चलता था, तो वो फेसबुक बहुत लाइव करती थी और बहुत बताती थी वो लेडी कि आप ये कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। मैं करता तो था, थोड़ा सा शिफ्ट नजर आता था, रेमेडीज वाकई बहुत पावरफुल लगती थी मेरे को, बट फिर कुछ होता नहीं था, और एक गैप लगता था मेरे को कि वो जो फेसबुक में जो वो रेमेडीज बता रही है एंड जो लोग बोल रहे हैं टेस्टिमोनियल कि जी 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 हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ अच्छा था,
वो मेरे लाइफ में तो नहीं हो रहा था, तो मुझे समझ आई गॉट कंफ्यूज ऑल्सो कि मैं क्या बोलूँ मेरे लाइफ में अच्छे चेंज, क्योंकि मेरे लाइफ में तो मुझे कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है ये रिचुअल्स करने के बाद। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पर्सनल सेशन लेके देखूँ, क्योंकि वो जो होता है, जो रेमेडीज दिया जाता है वो पूरी दुनिया के लिए होता है, मेरा बिल्कुल प्रॉब्लम यूनिक है, तो शायद मैं वहां पे जाता हूँ। तो मैंने उस लेडी को कांटेक्ट किया, एंड मैं अपने लिए नहीं किया था, आई कॉन्टैक्टेड इट फॉर माई सिस्टर, क्योंकि उनके लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी लाइफ में और उसकी किस्मत ऐसी क्यों है, क्योंकि वो जो भी दरवाज़ा को छूती थी वो दरवाज़ा बंद ही हो जाता था। तो उसका आंसर ढूंढने के लिए आई स्टार्टेड विथ हर, एंड मैं वहाँ गया, एंड उससे मैं कंसल्ट किया, और उन्होंने बोला कि अपने चार्जेस और ये सारे फीस बताए। चार्जेस मुझे इनिशियली उनके बहुत हाई लगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा हिम्मत करके मैंने उनको पेमेंट कर दिया। जब मैंने पेमेंट किया और हमारा सेशन का टाइमिंग हुआ और हमने सेशन बात किया, तो उन्होंने बस खाली हमें बहुत एक सिंपल सा एक रेमेडी दे दिया। ज़्यादा हमने बोला नहीं, बट उन्होंने हमारे बारे में बस यही बताया कि आपके घर में हम बहुत नेगेटिविटी देखते हैं, और मैं आपको कोई भी रेमेडीज दूंगी तो वो काम कभी करेगा है नहीं, तो बेटर यही रहेगा कि हम पहले इसकी क्लियरिंग करते हैं। आप जो है 21 दिन का हनुमान जी का जो है मंत्र करें, उन्होंने मुझे को मंत्र भी दिया था, और 21 दिन तक करें, एंड देन यू रीच आउट टू मी आफ्टर 21 days, देन वी विल डिसाइड एंड वी विल टॉक अबाउट इट। एज अ नॉर्मल पर्सन अगर वो ऐसा बोले तो मेरे को लगा कि ठीक है, हमने बहुत अच्छे से किया, सब कुछ किया, एंड देन व्हेन वी वेंट बैक शी घोस्टेड अस लाइक एनीथिंग, Oh, and it was I was literally taken spiritual aback. fraud. Yeah, it was like I was taken aback. मैं सोच रहा था कि हे भगवान ये क्या था, एंड आई वॉज वेरी फ्यूरियस, माई सिस्टर वॉज ऑल्सो वेरी फ्यूरियस, और वो चाह रही थी कि चलो हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो झारखंड में हैं, एंड मैं तो फिर भी गुड़गांव में जॉब करता हूँ, तो फिर मेरे को यही लग रहा था कि पुलिस के अब चक्कर कौन काटेगा। तो मैंने फिर मन में ही अपने आप को किसी तरह से समझा के संतोष करके ये बोल दिया कि जाओ जाने दो, शायद कोई पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा जिसके वजह से मेरा ये चला गया। बट देन आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी स्केप्टिक अबाउट इट, कि अब जिसके पास भी जाना है बहुत सोच समझ के जाना है, बिकॉज देयर आर मेनी फ्रॉड दैट आर रोमिंग अराउंड इन हियर एंड देयर। और मुझे पता तो था ये सब के बारे में, एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा बहुत गंदा नाम बदनाम, है, हाँ, बहुत बदनाम बदनाम है, है। और ये सिर्फ यहाँ बदनाम नहीं है, वेस्ट में भी वैसे बदनाम है। इनफैक्ट 50-60s के टाइम में भी हमेशा से ही साइकिक मीडियम और एस्ट्रोलॉजर्स बदनाम थे, सिर्फ इन्हीं लोगों के वजह से। तो फिर जो है मैंने सोचा कि तब मैं हंट करने लग गया, पर मेरे मन में हमेशा जीसस के तरफ से एक मैसेज आता था। अब वो कैसे आता था मुझे नहीं समझ में आता, पर मुझे लगता था कि कोई है गुड़गांव में जो मुझे हेल्प कर सकता है, जो मैं सीख कर रहा हूँ वो कर सकता हूँ। मैंने बहुत ढूंढा, आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ साइकिक टैरो रीडर्स इन दिल्ली गुड़गांव, सब चीज़ लोगों को देखा, बट कहीं में मेरे को वो एनर्जी फील नहीं हुई कि नहीं ये है ये है ये करते करते देन आई केम अक्रॉस योर फेसबुक पेज, और वहां से जो है फिर मैंने देखा, एंड देन मुझे आपको देख के लगा कि इनमें कोई अलग डिफरेंस है, इनमें कोई अलग बात है। ऑब्वियसली फेसबुक पेज देखा, तो फेसबुक पेज से जो है फिर मैंने देखा कि चलो आपके वेबसाइट में गया। वेबसाइट में जब मैं गया तो आई वॉज टेकन अबैक, बहुत ही मैं डर गया था। वाई? क्योंकि उसमें प्राइसेस ही इतनी हाई थे जो कोई चार्ज नहीं करता था। मेरे जितने भी स्टॉल मार्केट, और मैं हमें, और ट्रस्ट मी, मैं उस टाइम पे यही मेरे माइंड में चलते, यार ये तो मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर रही है, ये तो बहुत ज़्यादा ले रही है, बाप रे इतना कौन लेगा। बट फिर मैं आप उस टाइम पे जो है, आई थिंक ये 2018 की बात है, 2018 में आप जो है फेसबुक लाइव बहुत करते थे, तब फेसबुक ही फेमस हाँ। था, और आप हर हफ्ते 2 बार लाइव करते थे। तो मैं आपकी पुरानी लाइव देखने लग गया, और आप जो दिखा रहे थे, जिस तरह से कभी आप कृष्णा को चैनल कर रहे थे, कभी आप माँ काली को चैनल कर रहे थे, तो मुझे फिर जो है फिर मुझे लगा कि बाप रे ये कृष्णा माँ काली को चैनल कर लेती, इतना आसान तो है नहीं। लोग तो बोलते बहुत कुछ करना पड़ता है उन तक पहुंचने के लिए, ये अभी से करना। मुझे ऐसा फील होने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, बट फिर भी मैं आई समहाउ बिकेम कि नहीं, मुझे फिर भी मेरे मन में सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा लगता कि नहीं, आई शुड स्टिल फॉलो यू। और मैं आपको फॉलो करता गया, आप बहुत सारी ऐसी बातें बताने लग गई जो बहुत ही लॉजिकल था और बहुत ही प्रैक्टिकल भी था। एंड
इस तरह से जो है मैंने पूरा 2018 आपको इस तरह से फॉलो किया। एंड देन इन 2019 जब मुझे लगा कि अब कहीं से आंसर नहीं मिला, क्योंकि मोर और लेस जब आप इतने सारे टैरो रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन किस टाइप का ही आंसर देगा, और बहुत ही सुपरफिशियल टाइप का आंसर दिया जाता था कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। मतलब ठीक है, यूनिवर्स में ट्रस्ट करना चाहिए, बट वो जेनेरिक ट्रस्ट कैसे, आंसर्स, हाँ बहुत जेनेरिक जेनरिक आंसर्स। आंसर्स आया करते थे। एंड फिर जो है तो एंड आई वाज मोर इंटरेस्टेड कि शशि के लाइफ में, मतलब मेरी सिस्टर के लाइफ में जो है कुछ अच्छा चीज़ें चल नहीं रही थी। तभी जो है मैंने फिर सोचा कि मैं आपसे एक फ्यूचर रीडिंग लूँ। वो फ्यूचर रीडिंग एक्चुअली हमें बहुत ही हेल्प किया। जैसे आपने आंसर्स बताए वैसे आंसर्स हमें कोई नहीं बताया। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जब ये पहली बार आए थे उस फ्यूचर रीडिंग के लिए, तो इन्होंने पूछा कि हमें आप गारंटी दीजिए कि आप हमारे पैसे लेके नहीं भाग जाएंगी। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि मैं भी बहुत न्यू थी और मुझे लगा पैसे लेके कौन भागता है। देन आई रियलाइज कि स्पिरिचुअल फ्रॉड्स होते हैं। तो उस फ्यूचर रीडिंग में हमने काफ़ी कुछ अनरावल किया, और उसके बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये करेंगे ऑटोमेटिक राइटिंग की वर्कशॉप। और वो इसलिए इन्होंने करी होगी क्योंकि मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हमें स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट और सफिशिएंट होना चाहिए। आप क्यों किसी के ऊपर विश्वास करके देखना चाहते हैं कि आपकी सोल की स्ट्रेंथ क्या है? आप खुद क्यों नहीं देख सकते कि आपकी पास्ट लाइफ क्या थी, आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, आपकी सोल स्ट्रेंथ क्या है, आपके इष्ट देवता कौन है? तो वहाँ मैं हमेशा ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में तब बहुत बात करती थी, अब हाँ। शायद कम करती हूँ, पर वहाँ से इन लोगों ने ऑटोमेटिक राइटिंग की वर्कशॉप शुरू की। तो रवि, मुझे ये बताओ कि आप इतने लॉजिकल थे, आपने बहुत आंसर्स ढूंढने के लिए इतने एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह को फॉलो यस। किया, और आपको फिर पता चला, आपको वो आंसर्स मिले सोल मिरेकल से। फिर आपने वर्कशॉप ज्वाइन की, जिसका यस। मेन रीजन ये था कि आपको खुद से एक्सपीरियंस करना था। यस। आपने अपनी बहन को भी कन्विंस किया, और आप यस। दोनों ट्रैवल करके आए, यस। और आपको प्राइसेस पहले ही हाई लग रही थी। हाँ। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? मैंने अपने पेरेंट्स को कभी इसके बारे में ज़्यादा बताया ही नहीं। फॉर द इनिशियली मैंने ज़्यादा नहीं बताया। मैंने सोचा कि जो है थोड़ा सा बिहाइंड द क्योंकि कवर आप ही earn करते कर हैं, रहे थे। और मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा था। ऑल्दो इतना भी ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा था, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे, बिकॉज गुड़गांव में रहता था मैं उस टाइम पे, और गुड़गांव के प्राइसेस आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी वेरी हाई, और अब तो और भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। बट कुछ पुराने सेविंग्स थे, और मुझे ऐसा लगा कि अगर हम ये चीज़ सीख जाते हैं तो हम अपने आंसर्स खुद ही देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मुझे उस टाइम पे ये रियलाइज हो रहा था कि जो लोग भी उस टाइम पे मैं इतना, मुझे समझदारी आ गई थी दैट अगर कोई जो है आंसर्स दे रहा है तो उसने जो अपने लाइफ में अपनी जिंदगी में होते हुए देखा है वो अपना आंसर उस तरह से बताएगा। लेकिन अगले बंदे ने इतनी पूरी मेरी जिंदगी नहीं देखी, उसने मेरी जिंदगी नहीं जी है, उसने वो एक्सपीरियंसेस नहीं उसने मेरी किए। एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट मैंने सोचा कि अगर मैं ही ये चीज़ सीख लेता हूँ तो इट विल बी वेरी बेटर फॉर मी। और इसका एक और मोटिवेशन था, जब मैं हैदराबाद में था और मैंने जब पहली बार टैरो रीडिंग कराया था, तब मैं जब टैरो रीडिंग के सेशन से आया था तब मुझे ऐसा लगा कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं भी सीख जाऊँ तो मैं भी कर लूँगा। बट तब मेरे पास उतना टाइम नहीं था, वक्त नहीं था, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे सीखना वो समझ में नहीं आया था। एंड तब मेरे को इतना स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स रिलीजन एंड वॉट आई फेल्ट जो सही है, जो सच है, जो ट्रू है, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता था। तो आप आ गए फिर वर्कशॉप में? हाँ, मैं वर्कशॉप पे आ गया। तो आपने वर्कशॉप में क्या एक्सपीरियंस किया, इन 3 to 4 पॉइंट्स अगर आप बता सकते हैं? मैंने वर्कशॉप में तो ये एक्सपीरियंस किया कि हम सबकी ज़िंदगी जो है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हम यहाँ पे काम एक्चुअली करने आए हैं एंड वी हैव कम टू हियर डू अ रियल वर्क ओवर हियर। हम सिर्फ यहाँ पे नौकरी करने के लिए, खाना बनाने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने के लिए भी नहीं आए हैं, हमें अपने बारे में भी देखना है। तो जो मैं पर्पस ऑफ लाइफ, आई थिंक जो मैं 2016 से ढूंढना स्टार्ट किया, आई थिंक वो पर्पस ऑफ लाइफ जो है मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग में ही पता लगा। एंड जब मैं ऑटोमेटिक राइटिंग किया और हमने जो भी रिलीज वर्क किया, जो भी ब्लॉक्स हटाने थे ताकि हम अपने गाइड, स्पिरिट गाइड से बेटर कनेक्ट कर पाए, वो मेरे को बहुत हेल्प किया। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता था कि मैं पहले, जैसे मैंने पहले बताया, मैं पहले जीसस क्राइस्ट का बहुत ही बड़ा फॉलोवर था, लेकिन तब मेरा जीसस क्राइस्ट के साथ बहुत ही वन वे डायलॉग था। मैं सिर्फ प्रेयर ही करता था, लेकिन जीसस क्राइस्ट क्या सोते थे, ऑल्दो कहीं ना कहीं इंट्यूशन के थ्रू वो मेरे को मैसेज देते थे, लेकिन वो क्लियर मैसेज नहीं आता था। वो मैं ऑटोमेटिक राइटिंग में आया था जब मैं
वाकई ही जीसस क्राइस्ट को चैनल करने लग गया। और सिर्फ जीसस क्राइस्ट को ही नहीं, बहुत सारे अदर स्पिरिट गाइड्स भी मिल गए। जैसे पहले 2 स्पिरिट गाइड्स मुझे जो मिले वो कृष्णा और माँ काली थे। तब मेरे को नहीं पता था कि माँ काली कौन है एंड एवरीथिंग। फिर मैं जब माँ काली के बारे में जाना तब मैं उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये जो आपको स्पिरिट गाइड्स मिले, ये वो 2 दिन की वर्कशॉप में आप उनसे बात कर पाए? नहीं, इसके लिए मेरे को काफ़ी जो है थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ी। हमने उस टाइम पे मुझे याद है हमने प्री वर्क किया था और कम से कम आई थिंक 2 महीने का प्री वर्क था। और हम बहुत कोशिश और हमने बहुत ज़्यादा ही कोशिश किया था उसको किसी तरह से हम वो कनेक्ट कर पाए। आई वॉज ग्रेटफुल इनफ कि वो कनेक्शन मेरे को से बन पाया और वो हो गया। एंड वहाँ से जो है फिर जो है मुझे आज भी मुझे याद है और वही हुआ भी। अगर मैं पीछे जाऊं थोड़ा सा, जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आपकी ज़िंदगी जो है 28 में बदलने वाली, 28 में ही मैं आपसे मिला। और फिर 2020 में ही जो है मेरे को स्पिरिट गाइड्स ने ऑटोमेटिक राइटिंग वर्कशॉप में ही ये बताया था कि डेकेड जो अगला डेकेड है 21 से जो स्टार्ट होने वाला, वो बहुत ही तुम्हारा डिफरेंट डेकेड होगा एज कम्पेयर टू तुमने ज़िंदगी जैसे अभी जी है। और वही हुआ भी। आई थिंक इस डेकेड में हमने ऑलमोस्ट 4.5 साल बिता दिए हैं। और इन 4.5 सालों में मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ गई। मेरे लाइफ के एस्पिरेशन, गोल्स, ड्रीम सब बहुत ही ज्यादा बदल गए। तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको वर्कशॉप में ही बता दिया था? और ये मेरे को उन्हें वर्कशॉप में ही बता दिया था। और फिर धीरे धीरे जब वर्कशॉप खत्म हुई, फिर मैंने फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। चैनलिंग मैंने ऑन ही रखा। तब मुझे जो है अपने घर के ब्लॉग्स के बारे में बहुत पता लगना स्टार्ट हो गया। फैमिली ब्लॉग्स के बारे में बहुत। तो उन्होंने आपको आपकी पूरी फैमिली के ब्लॉग्स के बारे में भी बताया? यस, फैमिली के ब्लॉग्स के बारे में बताया। वहाँ पे जो है फिर माँ काली का आगमन हुआ मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मेरे लाइफ को ही बहुत ही मतलब 360 डिग्री तो नहीं बल्कि 180 डिग्री तो उन्होंने टर्न कर ही दिया। और तभी काली दरबार में भी आप पहली बार आए थे, तो माँ काली तभी हमने भी काम करना शुरू किया था। तो आपका क्या मेडिटेशन का क्या पहले एक्सपीरियंस था? क्या आप बहुत मेडिटेशन करते थे तब आपको ये सब कुछ फील हुआ, या आपने वो जो प्री वर्क किया उसके थ्रू आप कनेक्ट हो पाए? नहीं, आई थिंक प्री वर्क तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट था जो हमने काम किया था, लेकिन जो हमने मेडिटेशंस की थी ऑटोमेटिक राइटिंग में, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और वहाँ पे मैंने जो है माँ काली से बहुत कनेक्ट किया। और माँ काली ने फिर मेरे को जो है मेरे लाइफ के ब्लॉग्स के बारे में, मेरे फैमिली के ब्लॉग्स में, और क्यों ज़रूरी है कि माँ काली को मैं अपने घर में स्टैब्लिश करूँ, वो बहुत ज़रूरी, उसका इम्पोर्टेंस था। वो मैं समझ नहीं पाया कि माँ काली को स्टैब्लिश कैसे करना है, बट वो चाहती थी कि मैं स्टैब्लिश हूँ यहाँ पे। तो लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि इसका रास्ता मिल जाएगा कि तुम्हें मुझे स्टैब्लिश कैसे करना है। और आप एक कॉमन इंसान को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आप किसी भी, क्योंकि आप खुद कॉर्पोरेट फील्ड से आते हैं, आपने खुद बहुत रिसर्च वगैरह करी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे कि कोई भी इंसान ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और क्यों करनी चाहिए लोगों को? बिल्कुल इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तभी तो आपको अपनी जिंदगी के बारे में पता लगेगी। देखो, आज की डेट में कोई भी आप साइकिक मीडियम के पास भी जाओ, इवन वेस्ट में भी चल जाओ, यूएस यूके में भी चले जाओ, $500 या अब पहले $500 था, अब $900 हो गया है। उससे नीचे आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। नोबडी वांट टू टॉक टू यू। तो आप हर चीज के लिए जो है कितनी बार जो है आप साइकिक मीडियम या लोगों के साथ करोगे, कितनी बार ही आप रेमेडीज करते रहोगे। कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी भी समझनी पड़ेगी कि आप क्या करने। आप यहाँ पे पिकनिक मनाने और रेमेडीज करने नहीं आए हो, आप अपनी जिंदगी को बदलने आए हो, आप अपने कर्मों को जानने आए हो। क्योंकि देखो, कोई भी यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं कोई भी हो नहीं है। अगर होते तो फिर हम यहाँ पे पैदा ही नहीं होते, फिर तो हम सब स्वर्ग में ही रहते ना। जिनका कर्मा है वही अर्थ में रह रहे हैं, जिनका कर्मा नहीं है वो तो अर्थ में नहीं रह रहे, राइट? तो दैट्स द थिंग। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। हम लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारे इस जन्म का भी ब्लॉक है, लेकिन हमारे पूर्व जन्म का भी ब्लॉक है। पूर्व जन्म का ऋण को कौन चुकाएगा? तो जैसे लोग कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ ठीक चल रही है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम चले जाएंगे किसी के पास, कोई रेमेडी लेके आ जाएंगे। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि उनको क्यों करनी चाहिए ये एक्सपीरियंस वर्कशॉप? ये एक्सपीरियंस वर्कशॉप इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जिंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं है। अगर अभी तक लाइफ अच्छे से चल रही है, जरूरी नहीं है कि चले। हर वक्त कभी भी कोई भी एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है और फिर आपको अपनी जिंदगी कैसे चलानी है, कैसे बढ़नी है। अब अहमदाबाद का फ्लाइट ही देख लीजिए, या फिर एक नेदरलैंड्स में भी जो एक फ्लाइट क्रैश हुई है, उनकी जिंदगी भी तो ठीक ठाक हो रही थी। अब उनका क्या होगा, उनके फैमिलीज का क्या होगा? उनके लाइफ में भी तो क्राइसिस आ ही गया।
एक तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा चीज है कि आपको आपके लाइफ में भले ही सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी का सिलेबस तो पता चलना चाहिए कि आप आए क्यों है, क्या है पर्पस। पर्पस पता पर्पस होना तो चाहिए। सबको पता होना चाहिए और सबको समझना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आप क्यों आए हो यहाँ पे और क्या करोगे, आप अपने साथ सोल से एक साथ क्या ले जाओगे, क्योंकि एंड में तो सब यही रह जाना है। और जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, आपने खुद हाँ। से अपनी चीजें देखी यस। और आपने पहले किसी और को भी दिखाई थी, उसमें यस। क्या डिफरेंस था? बहुत डिफरेंस था। पहले अगर कोई मुझे बताता था या फिर आप भी अगर मुझे कुछ बताते थे फ्यूचर रीडिंग में, तो मुझे ऐसा लगता था कि दैट इज कमिंग फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, उस एनर्जी को मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाता था। लेकिन अब और एज अ रिजल्ट ऑब्वियसली जब मैं उस एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता हूं तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड मैं रिसेप्टिव भी नहीं हो पाऊंगा। रिसेप्टिव नहीं हो पाऊंगा तो जो मुझे बोला भी गया है वो मैं करूंगा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि जब मैं खुद से एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो रिसेप्टिविटी लेवल काफी हाई हो गई है, तो एक्शन करना देखो एक जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बच्चे को बोल रहा हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ना जरूरी है, आई एम मेकिंग हिम अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ स्टडिंग एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग, लेकिन जब तक उसको खुद रियलाइज नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता तो है। मतलब ये है कि आप मूवी खुद से देख रहे हैं और खुद से वो गाना सुन रहे हैं, एक्सपीरियंस Yes. कर रहे हैं, या आपको कोई और मूवी बता रहा है जिसका बेसिकली कोई रिकॉल वैल्यू नहीं है Yeah. और एक्शन इंस्पायर्ड नहीं होता है इससे। Yes. तो ऑटोमेटिक राइटिंग की वर्कशॉप के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल आए। चेंजेस जो नॉर्मल इंसान को भी लगते होंगे। ओके, मेरे लाइफ में ज्यादा प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, बहुत काफी आई थिंक ऑटोमेटिक राइटिंग के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली चल रही है। बट प्रैक्टिकल लेवल पे ऑब्वियसली स्पिरिचुअल लेवल को और जो चीज़ मेरे साथ हो रही है एंसेस्ट्रल लेवल पे उसकी बात को हटा के अगर मैं प्योर प्ले अगर स्पिरिचुअल लेवल मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे ही मैं सिर्फ बात करूं तो मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चेंजेस था कि मेरे लाइफ में जो लोग थे वो चले गए। मीनिंग लोग तो डर सकते हैं स्टेटमेंट से, उनको नहीं। लगेगा हम ये वर्कशॉप करेंगे तो लोग चले जाएंगे। नहीं, अच्छी बात है लोग चले जाए, क्योंकि अगर लोग चले जाएंगे तभी तो आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। सी, ऑटोमेटिक राइटिंग के बाद जो है मुझे करीब 1.5 साल चैनल करते करते ये समझ में आया हु आर माई फ्रेंड्स एंड हु आर माई फोर्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बहुत जरूरी है। बहुत हम इस दुनिया में भी रह रहे हैं जहाँ पे लोग बहुत मुखौटा, जहाँ पे लोग दिखाते हैं कि हम आपके बहुत हितकारी हैं, वी केयर फॉर यू, बट ऐसा होता नहीं है। और वो तो आप छोड़ दीजिए, बाहर की दुनिया तो छोड़ दीजिए, मेरे घर के ही लोग जो थे वो दिखाते थे कि वी केयर फॉर यू। और ये हमें बहुत बार स्पिरिट गाइड्स ने ऑटोमेटिक राइटिंग के बाद विजन्स में ड्रीम्स के थ्रू भी बहुत बार दिखाने का कोशिश किया, लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। लेकिन बाद में जो है फिर साइंस मिलने लग गए, तो मेरे काफी जो फ्रेंड्स थे और काफी कुछ रिलेशनशिप्स थे वो बहुत ज्यादा बदल गए। एंड आई गॉट द पावर एंड आई गॉट द करेज। पहले मैं शायद इनको नहीं बोल सकता था कि मेरी जिंदगी से चले जाओ, लेकिन अब मेरी लाइफ में वो पावर आ गई है कि आई कैन वेरी फ्रैंकली से कि नहीं, मेरी जिंदगी से चले जाओ। पहले मैं बहुत ही डरा सहमा सा रहता था, तो करेज आ गई आप बहुत ज्यादा करेज आ गई। आई कैन टेक द कोई ऐसी डिसीशंस जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि करने का, वो मैंने कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिशनर करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे मेरे गाइड किया करते थे कि तुम्हें अब आगे भी इस जर्नी में आगे जाना है, दैट इज वाई आई केम टू यू एंड डिड ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिशनर। तब मुझे रियलाइज हुआ और उससे में मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे बताया कि तुम्हें जॉब छोड़ देना चाहिए, ऐसे हैंडल नहीं कर पाओगे, यू नॉट बी एबल टू इम्बाइब द एनर्जी ऑफ द वर्कशॉप। एंड ये सिर्फ उन्होंने मेरे आपका केस में फ्यूचर था। भी दिखाया। हाँ, उन्होंने मेरे को फ्यूचर भी दिखाया था कि आगे जाके जो है तुम्हें ये क्या सारी होगा? चीज ये क्या होगा। आपको कोई and what- पास्ट लाइफ भी दिखी ऑटोमेटिक राइटिंग वर्कशॉप में? पास्ट लाइफ में वर्कशॉप में ऑटोमेटिक राइटिंग में जरूर देखी, आई वाज सो कनेक्टेड टू जीसस क्राइस्ट। मैं अपने पास्ट लाइफ में जो है आई हैव मतलब मेरे लाइफ में जो है बहुत सारी जिंदगी यूरोप में रह चुकी है। एंड यूरोप में जो है मैं वहाँ पे पास्टर का काम किया करता था चर्च में, तो दैट इज हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू जीसस क्राइस्ट। लेकिन मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू कुछ ऐसे भी पास्ट लाइफ पता लगी जो मेरे इस जीवन को कैसे अफेक्ट कर रही है, तो उसको कैसे जो है मतलब हैंडल करना है, उसे चेंज कैसे करना है, उसकी गाइडेंस मुझे मिली। जैसे एक कर्म है मेरे ही पास्ट लाइफ का एंड दैट इज समहाउ रिलेटेड टू माय एंसेस्टर्स एज वेल। एंड वो मैंने एक्चुअली वो इट्स immediately started playing out after automatic writing and वो स्टार्ट हो गया और तब मेरे को फिर माँ काली ने बताया कि मैं ऐसे ही आऊंगी।
अरे वाह, दैट्स ग्रेट, दैट इज हाउ आई विल कम। तो ऑब्वियसली एंड मैं बताना चाहूंगा कि ये कैसे हुआ। एक्चुअली ऑटोमेटिक राइटिंग के इमीडिएटली बाद जो है, जब मैं गया तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारी एंटिटी अटैक्स होना स्टार्ट हो गई अच्छा। अचानक से ही। एंड वाकई मैं अगर मैं बोलूँ कि ये भूत प्रेत वाला ही सीन हो गया था। अब अगर मैं ये कहूँ कि एकदम ही रामसे वाली मूवीज या कॉन्जोरिंग टाइप वाली मूवी बन गई है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगी। वाकई वैसा ही सीन हो गया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब मेरे को पता लगा कि कौन सा पास्ट लाइफ जो है ये प्ले हो रहा है। एंड उस पास्ट लाइफ के वजह से जो है बाकी सारी चीजें जो है, उस पास्ट लाइफ की वजह से सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, बहुतों की जिंदगी बदल गई। तो वो बहुत लोग भी कैसे इम्पैक्ट रोल क्रिएट कर रहे हैं वो मुझे पूरा पता एंसेस्ट्रल लगा। फैमिली पूरा एंसेस्ट्रल पता चला आपको। हाँ। आपने किसी के साथ कनेक्ट भी किया जो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि कनेक्ट टू लव्ड वंस हु आर नॉट देयर? यस, तभी जब मेरे को ये सब जब पता हो लगने लग गया, तभी मेरे को माँ काली ने बताया कि दैट यू शुड गो एंड ट्राई मीडियमशिप। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मीडियमशिप करूंगा तो शायद मैं जो है अपने घर के एंटिटीज को क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि इट वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव इन दैट हाउस। हमारा नया नया घर था, नया घर हमने बनाया था और हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। अभी अभी ये घर बनाया हुआ और अभी अभी इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। एंड एंटिटीज मतलब भूत? हाँ, भूत। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि रवि और उसकी फैमिली ने जो घर बनाया था उनमें बहुत सारे भूत थे। अब भूत कह लीजिए, पिशाच कह लीजिए, डिफरेंट कैटेगरीज, बट एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जी, इसकी पूरी फैमिली जो है वो परेशान थी उससे। और इसने डिसाइड किया ऑटोमेटिक राइटिंग के बाद कि अब मैं ये वर्कशॉप करूंगा जिसमें मैं सीखूंगा कि इन लोगों का सामना खुद से कैसे करना है। उस वर्कशॉप का नाम है मीडियमशिप प्रैक्टिशनर वर्कशॉप। और हर वर्कशॉप में 4 या 5 लोग से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि मैं बहुत पर्सनल अटेंशन देती हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्योंकि लोग डरते हैं और लोगों को लगता है कि हम क्यों भूतों के सामने जाएं, कोई और ही कर ले। लेकिन रवि ने ऐसे टाइम पे डिसाइड किया कि उसको मीडियमशिप की वर्कशॉप करनी है। रवि, उस वर्कशॉप के बाद क्या हुआ? देखो, ऑटोमेटिक राइटिंग के बाद जो है करेज तो मेरे में आ ही गया था। तो वो करेज आ ही गया था कि चलो जो भी है एंटिटी भी है देख लेंगे, अगर मेरे को ज्ञान मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, मैं कर लूंगा। मीडियमशिप करने के बाद वाकई बहुत फ़र्क पड़ा। आई वॉज एबल टू क्लियर ऑल द एंटिटीज फ्रॉम माई हाउस, जहाँ पे काफ़ी टाइम लगा उसको ठीक करने में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई एंड बहुत सारा चीज़ें जो है शिफ्ट हुई। हमें जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा पैरामीटर मैं दूंगा, जब हम पहली बार इस घर में आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा नींद आया करती थी। हम ज्यादा काम होती थी, बहुत हैवीनेस होती थी, हम ज्यादा काम भी नहीं करते थे, तब भी बहुत ज्यादा हैवीनेस होती थी, क्योंकि एक्चुअली वो एंटिटीज आपकी एनर्जी सक कर रही थी, आपकी एनर्जी निकाल रही थी बॉडी से। यस, तो नींद आती थी, बहुत नींद आती थी। तो फिर जो है मेरे को लगा कि जब हमने ये काम किया और जब हमने, तो वो होना बंद हो गया। एंड थैंकफुली, टच वुड, आई थिंक अब हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पीसफुली वहां पे रह पा रहे हैं। देयर इज नो काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। तो आपको डर नहीं लगा जब आप ये क्लियरेंस करते थे? नहीं, मैं नहीं डरा। मुझे लगता था कि ठीक है, क्योंकि आपने उतना मेरे को ट्रेन कर दिया था कि डरना कैसे नहीं है इन लोगों से। नॉर्मल लोगों को भी, जिनको डर लगता था, उनको भी नहीं लगा। प्लीज टेल द व्यूअर्स दैट इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल वर्कशॉप। सो ऑल ऑफ यू हु थिंक कि हम एक आग के अराउंड हु हा हा करके गले में मालाएं पहन के करेंगे, जैसे हम अभी बैठे हैं वैसे ही वर्कशॉप होती है। देयर इज नथिंग सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल अबाउट इट। मैं जानती हूँ आजकल सोशल मीडिया पे इस चीज का बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल ड्रामा क्रिएट किया जाता है, पर मैं और मेरे स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जितने नॉर्मल हम हैं उतनी ही नॉर्मल एंटिटीज भी होती हैं। आपको हर जगह जाके मेरी क्लियरिंग कर दो, मेरी क्लियरिंग कर दो नहीं करना है। आप ये काम खुद से भी सीख सकते हैं। ग्रेट। सो फिर उसके बाद, और आपके घर में पहले बहुत चींटियां भी आती थी? हाँ, और बहुत सारे अदर सिम्टम्स होते थे। यस, बहुत सारी होते, वो सारे सिम्टम्स एक्चुअली बंद हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसी भी एंटिटीज आने लगी थी जहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में अब वो उतनी पावर नहीं है कि मैं उनको हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि वो कुछ बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल थी। समथिंग जो हम सिर्फ हॉरर मूवीज में ही ज्यादा सुनते थे, ठीक है, और काफी ड्रामेटिक ही हो गया था। दैट इज वाई व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं आपको रीच आउट करूँ। और फिर
फिर आपने ही मेरे को गाइड किया कि माँ काली का इंपॉर्टेंस क्या है, और तब मुझे याद आया जो मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग में बोला था कि मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी कि मुझे अपने आप को स्थापित कैसे करना है। और Wonderful. वहाँ पे ही जो है आपने हमें बहुत हेल्प किया माँ काली को स्थापित करने में, और वहाँ से जो है फिर मेरे लाइफ में बहुत चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन पता लगी। पर्पस ऑफ लाइफ और भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था मेरे लाइफ में। तो मतलब 2-3 साल में पर्पस ऑफ लाइफ और शार्प होता जा रहा यस, था। और शार्प होता जा रहा था। मुझे पता था कि मुझे इसी फील्ड में जो है डेल्व करना है। तभी मैंने जो है फिर ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिशनर और मीडियमशिप प्रैक्टिशनर भी अटेंड किया, इस उम्मीद से कि मुझे ये बताया जा रहा था कि दैट दिस इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ एंड दिस इज हाउ आई हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल। और इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। आई लेफ्ट माई जॉब ऑल्सो, मेरा बहुत अच्छा जॉब चल रहा था। इनफैक्ट आई वॉज गिवन द रिटेनर बोनस ऑल्सो कि मतलब रुक जाने के लिए, बट जब आपको लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिल गई कि आपको करना क्या है तो आप नहीं करते हो। और मुझे लगा कि जॉब छोड़ के जो है इस पे ज़्यादा ही कंसंट्रेट करना चाहिए। जब हमने सारा कोर्स वर्क ख़त्म किया, हमने सारे केसेस भी किए एंड एवरीथिंग, व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग रियल क्लाइंट, जब रियल क्लाइंट्स मेरे को आने लग गए और मिलने लग गए, और मैंने उनकी लाइफ में किया भी, काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा बताया भी कि हमारे लाइफ में ये सारी चेंजेस आई, हमारा पैर का दर्द कभी ठीक नहीं हो रहा था वो ठीक हो गया। बट ऐसा नहीं था कि मेरे लाइफ में क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। इट वाज ऑल डिपेंडेंट अपॉन मी, हाउ आई एम मार्केटिंग माई सेल्फ। लेकिन लोग आ रहे थे कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से। लेकिन फिर अगेन मेरे को जो है एक डिसोसिएशन जैसा होने लग गया कि अब ये क्या है। तो फिर मैंने अपनी स्पिरिट गाइड से यही पूछा कि कॉर्पोरेट जॉब में था तब भी डिसोसिएट और डिटैचमेंट ही लग रहा था, उस समय भी लग रहा था कि ये बकवास है, अब ये भी यार कर रहा हूँ तो ये भी बकवास लग रहा है, तो ये ऐसा क्यों है। तब मुझे बताया गया कि तुमने ये ज्ञान इसलिए लिया ताकि तुम्हारा जो एक और, तब और उन्होंने मेरा पर्पस ऑफ लाइफ को क्लैरिटी दी कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और उस चीज़ों को करने के लिए, अपने पास्ट लाइफ को फिक्स करने के लिए जो है ये नॉलेज ज़रूरी थी। तो आपने जो ये वर्कशॉप की उसने आपको नॉलेज से हेल्प किया। यस, एंड वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ डूइंग इट। तो फिर मैंने पूछा फिर मैं क्या करूं। तब उन्होंने मेरे को बोला कि वापस चले जाओ, एंड दे टोल्ड मी वेरी क्लियरली दैट यू विल गेट अ जॉब, जस्ट ट्राई, यू विल गेट अ जॉब। उन्होंने मेरे को ये भी बताया था कि किस कंपनी में अप्लाई करना है, और किसी कंपनी में देखना भी नहीं है, सिर्फ उसी कंपनी में अप्लाई करना है और वहाँ से कॉल आ जाएगी, विल बी देयर इन द इंटरव्यू एंड तुम्हारा हो जाएगा। यूजुअली जब आप बीच में ही जो है जॉब छोड़ देते हो तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग करियर रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन आपको इतना जल्दी, दिस इज़ अ वेरी सैड रियलिटी, बट या ऑर्गेनाइजेशंस आपको इतना जल्दी रिसीव नहीं करती है, स्पेशली इन इंडिया। बट मेरे केस में बहुत सरप्राइजिंगली, बहुत ही सीमिंगली जो है लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। itself is a very big miracle, and I think ये ऑटोमेटिक राइटिंग की ही वजह से हो पाया। तो रवि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है, पहले आपने जॉब छोड़ा, फिर आपने ये वाला काम किया, फिर आपने वापस जॉब किया, तो स्पिरिट गाइड्स ने पहले ही क्यों नहीं बताया, ये ऐसे राउंड अबाउट रूट में हम क्यों गए? ये राउंड अबाउट रूट में इसलिए गए तो कि तभी मेरे को समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं पहले से ही, अगर मेरे को 21 में ही जॉब छोड़ने से पहले ही मुझे बता दिया जाता कि ये पाथ तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं फिर आता भी नहीं, मैं फिर प्रैक्टिशनर करता भी नहीं, और मैं उस नॉलेज को भी नहीं लेता, ठीक है। एंड आई वुड हैव गॉन बैक टू व्हाट माय लाइफ वाज। मैं फिर भी ये एक ब्रेक था बीच में, एक स्पिरिचुअल ब्रेक था, और जैसे पीएचडी करते हैं लोग, एक एडवांस लर्निंग आपने की। ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिशनर ऑटोमेटिक राइटिंग का सेकंड लेवल है। हाँ। आपने सेकंड लेवल किस एक सिंपल ऑब्जेक्टिव बताइए, आपने क्यों किया? इसलिए मैंने किया था क्योंकि उसमें डीएनए रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात हो रही थी, एंड डीएनए रिस्ट्रक्चरिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम पे मैं ये टेस्टिमोनियल, मतलब नॉट ओनली टेस्टिमोनियल, आपके वेबसाइट में भी मैं पढ़ रहा था और आप भी बता ही रहे थे लाइव में दैट हाउ दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। हम बहुत सारे लाइफ में जो है अपने पास्ट लाइफ ब्लॉग्स भी लेके आते हैं, वहाँ के भी फियर्स जो है उस टाइम का फियर जो है इस टाइम का भी फियर को जो है बहुत इंपॉर्टेंट, डीएनए पे ही लाते हैं। तो उस चीजों को क्लियर करना, एंसेस्ट्रल लेवल पे समझना और उसे भी क्लियर करना, और मेरा ज्यादा पर्पस ऑफ लाइफ वाज अलाइन टू एंसेस्ट्रल ओनली। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हर इंसान जो यहाँ आता है वो केवल अपने लिए नहीं आता, हम एक फैमिली का भी पार्ट होते हैं, हम एक एंसेस्ट्रल लीनिएज का भी पार्ट होते हैं। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं या जिनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होती है, वो अपने एंसेस्ट्रल बर्डन्स को भी क्लियर करने के लिए आते हैं।
तो कहीं ना कहीं हमें ये भी याद रखना है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए नहीं है। ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, एंसेस्ट्रल कोड्स होते हैं, वो हम अपने सोल डीएनए पे कैरी करते हैं। जैसे कि रवि ने कहा कि इसको स्पिरिट गाइड्स ने बताया कि ये जो आप काम करेंगे, इससे ना सिर्फ आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे बल्कि आपकी फैमिली के पैटर्न भी क्लियर होंगे। और मेरे लिए प्रैक्टिकली एज ए टीचर सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि इससे फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत फर्क पड़ता है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी ली होगी, लेकिन आपके बच्चे के आगे पूरा जीवन पड़ा है। So when you clear yourself, you also clear your children. So Ravi, I have heard from people, and it is my personal experience that this workshop is a game changer. Yes, it's a game changer. And please tell people what you experienced in a short form in the workshop. इन द शॉर्ट फॉर्म मेरा एक तरह से एक नया जन्म ही हो गया था। टिल ऑटोमेटिक राइटिंग 1 आई वाज स्टिल ऑलमोस्ट द सेम टाइप के ही ब्लॉग्स और पैटर्न्स में कर रहा था, लेकिन एडवांस करने के बाद, प्रैक्टिशनर करने के बाद जो है सारे ब्लॉकेजेस ही बहुत ज़्यादा खुल गए। जो चीज़ मैं नहीं सोच पा रहा था और जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा था वो मैं कर पाया था। लाइक फॉर एग्जांपल, आई कुड नेवर इमेजिन लीविंग माय जॉब एंड मतलब मैं हमेशा ही सोचता था कि मुझे हमेशा डर भी लग रहा था कि ये कैसे होगा, हाउ विल आई मैनेज माई फैमिली, बिकॉज आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली एज वेल। लेकिन वो हो गया सीमलेसली। कहीं ना कहीं से जो है वो एक फेथ था जहाँ से जो है रास्ता बनता गया मेरे लिए। तो ये था। और ऑब्वियसली रिलेशनशिप डायनामिक्स मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हुई, ठीक है। एंड मेरे लाइफ का जो है कॉन्शियस पर्सपेक्टिव बहुत बदल गया। एंड अब मैं जो हूँ, जैसे पहले मैं सोचता था कि ज़िंदगी ऐसे चलती है, ज़िंदगी अब ऐसे नहीं चल सकती। मुझे ऐसा अब रियलाइज़ हो गया कि अब हम सिर्फ भाग्यवादी नहीं, हम कर्मवादी है। ऑल दिस ईयर आई वॉज थिंकिंग कि जो भी करेगा भगवान करेगा, बट ये वर्कशॉप करने के बाद मुझे समझ में आया कि नो, दिस इज अ को क्रिएशन थिंग। भगवान भी करेंगे, हम मुझे भी करना पड़ेगा। तो एक स्टेप वो लेंगे, एक स्टेप मैं लूंगा, सिर्फ सब कुछ भगवान नहीं करेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। तो डीएनए रिस्ट्रक्चरिंग ने आपकी बहुत हेल्प करी, और एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आपकी लाइफ में पहले ही थे, तो वो भी जो है वो और भी निकले, आपको और रास्ते मिलते गए, और रास्ते मिलते गए। और इसको फ्यूचर में क्या करना है उसकी भी गाइडेंस बहुत अच्छे। फिर आप वापस जॉब में चले गए? यस। फिर आपको रियलाइज हुआ कि ठीक है, नाउ आई एम ऑन अनदर पाथ। यस। ओके। और फिर आपकी फैमिली कैसे, उनके क्या चेंजेस हुए? क्या वो आपके फैमिली मेंबर्स ने भी बेनिफिट किया इससे? इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि मुझे फर्स्ट वर्कशॉप में ही, मतलब ऑटोमेटिक राइटिंग के वर्कशॉप में ही मुझे पता लग गया था, और मुझे ये चैनलिंग दे दी गई थी कि दैट आई एम द ब्रिज टू टेक देम फॉरवर्ड। सो अनटिल एंड अनलेस इफ आई डोंट ग्रो, अगर मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, और मैं अगर स्पिरिचुअली इवॉल्व या ग्रो नहीं होगा, तो वो भी ग्रो नहीं हो पाएंगे, वो भी वैसे ही रहेंगे। तो मैंने ये सुना तो था कि जब आप मेडिटेट करते हो तो आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी चेंज होने लग जाता है। जैसे एक स्टडी में भी पाया गया था दैट व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वर्क, आप कोई भी स्पिरिचुअल काम करते हो, तो वहाँ की क्राइम रेट्स भी जो है स्लोली एंड स्टेडली रिड्यूस हो जाती है। वही सेम चीज़ मेरे साथ भी होने लग गया। मेरे लाइफ में पहले हमारे घर में जितनी लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों को होती थी, वो बहुत रिड्यूस हो गई। अब पहले लोग को समझते नहीं थे, देयर वॉज नो इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी की बहुत ज्यादा कमी थी, वो एम्पैथी आने लग गई। अच्छा। एंड जैसे फॉर एग्जांपल आपको तो डेली बेसिस, इनफैक्ट आई हैव आल्सो जज्ड यू एट प्लेसेस, बट आपको भी डेली बेसिस पे जजमेंट मिलता था, मुझे भी जजमेंट मिलता था अपने फ्रेंड से फॉर चूजिंग दिस पाथ। अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स तो चलो अलग हो गए, लेकिन फैमिली, व्हेन आई टॉक अबाउट फैमिली मेंबर्स, उनसे भी बहुत ज़्यादा जजमेंट मिलता था। बहुत टाइम पे मुझे बोला गया कि मैं हैलुसिनेट कर रहा हूँ, आई एम कुकिंग अप द स्टोरीज, ये मेरे को बोला जाता था, पर मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं है। एंड जब भी जो लोग मुझे बोलते थे कि मैं हैलुसिनेट कर रहा हूं, उन्हीं के साथ ऐसा कुछ हो जाता था जब उनको पता लग जाता था कि ये हैलुसिनेशन नहीं है। इसलिए मैं इनको भी प्रूफ दिखाया जाता है। इसीलिए मैं हमेशा सबको, लोगों को बोलता भी हूँ दैट स्पिरिट वर्ल्ड को आप चैलेंज मत कीजिए, या फिर ये मत बोले कि ये बकवास है, मनगढ़ंत कहानियां है, अरे ये है, चलो मैं देख लूंगा, मैं क्या कर लूंगा, देखते कौन आएगा, कौन भूत मुझे आके मारेगा, देखते हैं, मैं उसे ना मार दूं, मैं उससे बड़ा भूत हूँ। वी शुड नेवर डू ऑल ऑफ दिस थिंग, कभी भी नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए प्रॉब्लम है, इट्स गुड अगर उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि अगर जिस दिन इग्नोर करना वो बंद कर दे, आपकी भी लाइफ बदल जाएगी।
बिल्कुल। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं पूछना चाहती हूँ। आपका जीसस क्राइस्ट के साथ रिलेशनशिप था, फिर माँ काली आपकी लाइफ में आई, फिर आपने माँ काली को एस्टैब्लिश किया अपने यस, घर के अंदर, यस। फिर आपका माँ काली की तरफ और हिंदू डेटीज की तरफ क्या अब बहुत व्यू है? फिर वो जो है फेथ जो है बिल्डअप हो गया। देखो, जब मैं जीसस क्राइस्ट के व्हेन आई वाज अ फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, उस टाइम पे मेरे को पता था कि माँ काली है, माँ दुर्गा है। मेरे घर में माँ दुर्गा की बहुत पूजा हुआ करती थी, तो मैं माँ शक्ति दुर्गा पूजा। या शक्ति पूजा, तो मैं माँ दुर्गा से कनेक्टेड था। लेकिन मुझे माँ काली के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था कि ये कौन है। मुझे लगता था है कोई देवी, इट्स ओके, हाँ, बट होंगी। बट जब माँ काली मेरे लाइफ में एंटर की तो वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया। तब मैं माँ काली के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि ये कौन डेटी है, ये क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है एंड एवरीथिंग। तब वो जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले की और उन्होंने मेरे को जो है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ और फियरलेसनेस कैसे रहना है, क्योंकि मैं बहुत ही डरा और सहमा सा लड़का रहा करता था। लोग जो है मतलब मेरी लाइफ में उतनी ज़्यादा करेज थी नहीं, लेकिन माँ काली के वजह से बहुत ज़्यादा करेज आई। एंड माँ काली जो है फिर एक्टेड एज अ रेमेडी फॉर मी कि मुझे अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। और तभी उन्होंने जो है मुझे 10 महाविद्यास के पास भेजा। 10 महाविद्यास भी मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कौन है। फिर मैं 10 महाविद्यास के बारे में भी गूगल किया, फिर इनका रिलेशन माँ काली के साथ क्या है। फिर मैंने 10 महाविद्या वर्कशॉप अटेंड किया। तो 10 महाविद्या वर्कशॉप अटेंड करने के बाद जो है वो पर्पस का बहुत क्लैरिटी हो गया कि कॉर्पोरेट लाइफ को भी कैसे बैलेंस करना है और स्पिरिचुअल लाइफ को भी कैसे बैलेंस करके आगे बढ़ना है, तो एंड आप हाउ कह टू रहे हैं मैनेज कि टू थिंग्स। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत बहुत हद सारे तक लोग पॉसिबल स्ट्रगल है। करते हैं, वो कहते हैं हम कॉर्पोरेट लाइफ में हम स्पिरिचुअल लाइफ को हैंडल नहीं कर सकते। एक आम आदमी के लिए आप प्लीज बताइए आपकी स्पिरिचुअल रूटीन, जब आप इंटेंस साधना कर रहे हैं वो अलग बात है, जो आपने मुझसे दीक्षा ली है या जो भी हमने बात की है, लेकिन एक कॉमन आदमी के लिए जो स्पिरिचुअल रूटीन है जिसमें वो अपनी नॉर्मल लाइफ को भी बैलेंस कर सकता है और स्पिरिट वर्ल्ड से भी कनेक्टेड रह सकता है, वो कितना टाइम होना चाहिए? या मतलब ऑफ कोर्स इट्स इंडिविजुअलिस्टिक, पर आपके हिसाब से। आपके मेरे हिसाब से आई थिंक 1 to 1.5 आवर्स इज मोर देन ओके, ठीक है। एंड आपको स्लोली एंड स्टेडली जाना बिल्ड होगा, करना है इसको बिल्ड करना है। एक ही दिन, देखो घर तो एक दिन में नहीं बनता है, Correct. उसी तरह से जो है इसको भी जो है आपको धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाना है। स्लोली एंड स्टेडली ही होगा, आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं ले सकते हो। तो लोग बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं। व्हाट डू यू वांट टू टेल दोस पीपल हु गेट ओवरवेल्म्ड? मेंटेन क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन वर्क, बिटवीन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिटवीन योर स्पिरिचुअल लाइफ। बाउंड्री एक ऐसी चीज़ है जो मैं इन 5-6 साल में बहुत लर्न किया हूँ कि इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमेशा चलेंगी, काम हमेशा चलेगा, जॉब हमेशा चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ही चलते ही रहेगी, वो कभी नहीं रुकेंगी। लेकिन हमें कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ बोलना है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे जीवन में आया कि मैं नहीं बोल पाया। मैं बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजर था। मुझे लगता था कि अगर मैं लोगों को बोलूँगा, करूँगा, उनके लिए कर दूंगा तो शायद लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, शायद लोग मुझे हेल्प करेंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ हमें ना लोगों को नहीं कहना है, हमें ना हमारे माइंड में जो वॉर चल रही है उसको भी करना है कि Correct. इतने ही दूर तक हम करेंगे, इसके आगे नहीं। और ये आपने किस चलना वर्कशॉप में होगा। सीखा? हाँ, ये सारी चीजें भी जो है मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग में ही सीखा है। बहुत सारे लोग रवि ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में नहीं जानते। वो ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लो, हीलिंग करा लो, रेकी करा लो। तो क्या लगता है आपको ऑटोमेटिक राइटिंग इतनी कॉमन क्यों नहीं है? ऑटोमेटिक राइटिंग कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि लोग जो है ये सोच रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन आके उनकी जिंदगी को शिफ्ट करेगा। बट ऑटोमेटिक राइटिंग ये कहता है आपको कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से शिफ्ट करोगे। शिफ्ट आपको करना है, कोई आगे थर्ड पर्सन आके आपकी जिंदगी लाइफ को चेंज नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेकी ये सारी इम्पैक्टफुल नहीं है। ये स्पिरिचुअल मेडालिटीज अपने तरीके से ही बहुत सुंदर है। इनफैक्ट आई एम वेरी फैसिनेटेड विद एस्ट्रोलॉजी, मुझे बहुत सही लगता है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी यही कहता है कि आपको भी
जो है अपनी ज़िंदगी को करना होगा। आप सेकेंडरी चीज़ों पे नहीं जा सकते कि अगर हम डूइंग में नहीं जा सकते कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो तो आप कर लिए। कंडीशनैलिटी नहीं कंडीशनैलिटी तो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वो हम कर लिए तो ये हो जाएगा, लेकिन हम अंदर को कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि नहा के जो है पूजा करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड एंड विच शुड बी डन लाइक दैट, लेकिन अंदर से स्नान कौन करेगा? तो वो अंदर से स्नान लोग नहीं करना चाहते हैं। माँ काली ने एक बहुत अच्छा बात भी बोला है रामकृष्ण परमहंस को, और एक मैंने ऐसे पढ़ा था क्लास 9 में, नींव की ईंट, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने उनको लिखा था, और उन्होंने उसमें बहुत सही लिखा था कि सत्य बहुत भद्दा होता है। लोग भद्देपन से भागते हैं, इसलिए लोग सत्य से भी भागते हैं, लेकिन सत्य तो हमेशा तूफानी क्रिएट करेगा, और कहीं ना कहीं वो जब लोग सत्य देखते हैं तो वो तूफान को झेल नहीं पाते हैं, उसको मतलब हैंडल नहीं कर पाते, इसीलिए शायद ऑटोमेटिक राइटिंग आज तक जो है इतना कॉमन नहीं हो पाया है, जिससे बाकी सारी मोडालिटी इज मोर अराउंड थर्ड पर्सन, लेकिन दिस इज मोर इंटरनल टू यू। यहाँ पे यू आर द डूअर एंड यू आर द प्लेयर, एवरीथिंग, यू आर द डायरेक्टर। इन शॉर्ट, मैं अगर इसको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलूंगा तो यू आर द सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ, बट कोई सीईओ बनना नहीं चाहता है। दैट इज ट्रू, एवरीवन वांट्स कि कोई और काम करे और हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए उसमें से। सो आप कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी चीज है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंडरफुल, वंडरफुल। सो रवि, जो आपका पर्पस है, एंड यू वांट टू, यू नो, एट वन पॉइंट इन टाइम यू स्पोकन अबाउट बीइंग अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड ऑल दीज थिंग्स हैव फैसिनेटेड अस। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी so candidly. You know, maybe I'll have another discussion with you around some of the other aspects of your personal life. And what would you like to tell the viewers who are watching this? क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों को अपनी लाइफ में जो आपने पिछले 6 साल में सीखा है, और हम 6 साल से जुड़े हुए हैं, आई जस्ट रियलाइज 7 साल से एक्चुअली। सो एक जर्नी रही होगी 7 साल पहले जैसे आप थे और अब जैसे आप हैं। इट्स एक्चुअली अ जर्नी। आई नो हाउ यू वर, एंड ट्रस्ट मी, आई नो व्हेन आई एम सेइंग दिस, the Ravi of that time and the Ravi of this time, I've seen you know, ups and downs and all of that, but एक चीज जो इस इंसान ने नहीं छोड़ी वो अपनी determination है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इस पाथ को नहीं छोड़ूंगा। और अब इस पाथ ने रवि को चूज कर लिया है, माँ काली ने रवि को चूज कर लिया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरा 10 महाविद्या का स्टूडेंट है, बट ट्रूली द पाथ हैज चोजन हिम। So what would you like to tell the viewers in the end? इन द एंड यही मैं बोलना चाहूँगा। प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली किसी पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था दैट गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल्स मेक हिस्ट्री। वंडरफुल। ओके, बट उनका कोट जो है बहुत ही जेंडर सेंट्रिक है, उन्होंने लड़कियों को लेके बोला है, बट मेरी कॉन्शियसनेस ये कहती है कि लड़का लड़की कुछ नहीं है, इट इज ऑल अस, इट इज ऑल पीपल, एंड आई वुड लाइक टू रिफ्रेज इन दैट वे दैट good people don't make history, bold people make history. Beautiful. Because history was not made by people who did nothing. तो अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव करना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, यू हैव टू टेक द करेज, क्योंकि जब आप करेज लेंगे, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तभी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला है। कोई थर्ड पर्सन आके नहीं बदलने वाला, कोई भी नहीं कर पाएगा। आई थिंक भगवान भी नहीं कर पाएंगे अगर वो भी आ गए तो। एब्सोल्युटली। एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू इन द एंड इज दैट बदलाव करने के लिए एक सोच भी काफी है। हर रोज हम उठ के एक बड़ा सा एक्शन पॉइंट, एजेंडा, वर्कशॉप करें, ऐसा जरूरी नहीं है। हम कोई अच्छा पॉडकास्ट सुने, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई अच्छी बातें सुने, या कुछ अच्छा एफर्मेशन लिखें, एक स्टेप से भी आप अपनी जर्नी शुरू या आगे बढ़ा सकते हैं। सो नो नीड टू गेट ओवरवेल्म्ड, स्टे पॉजिटिव। इफ यू आर वाचिंग दिस, अगर रवि जैसा इंसान जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, जो एस्पिरेशनल है, जो कॉर्पोरेट में काम करता है, जिसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, जिसके घर में भूत घुसे हुए थे, जिसने अपनी ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी फैमिली की लाइफ बदली है, इट्स बीन अ जर्नी फॉर हिम। वेयर आर यू ऑन योर जर्नी? डिड यू लाइक आवर पॉडकास्ट? प्लीज शेयर विद अस इन द कमेंट्स, and if you want to hear about anything else, then also you please let us know. Ravi, thank you so much. Thank you, ma'am. For being part of this. Take care. Thank you. थैंक यू मनमीत मैम कि आपने हमारा ये सारा क्वेश्चंस का जवाब दिया। मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि
आगे से हम इसी तरह के जो है सवाल जवाब करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और जानेंगे और स्पिरिचुअलिटी को और हम अपने जीवन में कैसे आसान तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या कोई भी झिझक हो जिससे हम अपनी ज़िंदगी को आध्यात्म से स्पिरिचुअलिटी को कैसे जोड़ सकते हैं, आप प्लीज़ हमें वो क्वेश्चन बताएं और हम ज़रूर उस क्वेश्चन को अपने अगले पॉडकास्ट में जो है कवर करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।